स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कुछ स्टेट्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैटर के 5 स्टेट्स होते हैं, लेकिन आपको आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में मेंशन की हुई है उसमें आपको 3 स्टेट्स को स्टडी करना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है और हमें यहाँ पर किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बातचीत करेंगे वो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन सबसे पहले करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। सबसे अहम बात है हमारे लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अंडरस्टैंड करना। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आप पॉइंट्स को क्लियरली जान पाएंगे कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या चीज़ है, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा डरावना महसूस हो रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा समझना नहीं है। देखिए एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है कि ये एक ऐसा फोर्स होता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जो पकड़ के रखते हैं जिस फोर्स के माध्यम से, उस फोर्स को ही हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसा कि अभी आप इस वाली फिगर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका एक प्लेट रखा हुआ है और प्लेट जो है ये एक सॉलिड के कैटेगरी में है। ठीक है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे 3 है, एक तो सॉलिड है, नॉन लिक्विड है और उसके बाद गैस है। तो हमारे जो मैटर के स्टेट्स हैं वो 3 है, एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो अब यहाँ पे देखना है कि हम कैसे ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक यहाँ पर, तो ये वाला आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, ये भी क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल है, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो ये पूरा प्लेट बना होगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपके एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर है। और ये जो आपके पार्टिकल्स है एक दूसरे को यहाँ पर पकड़ के रखा हुआ है, तो जिस फोर्स के माध्यम से ये एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है उसको हम कहा करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला करेंगे। उसी प्रकार से लिक्विड है यहाँ पर, तो लिक्विड है तो मान लीजिए कि इसमें वाटर भरा होगा या दूध भरा होगा या ऑयल भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मान लीजिए कि अगर वाटर है तो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जैसे एक ये छोटा सा पार्टिकल्स हो गया, फिर ये एक छोटा सा पार्टिकल्स हो गया, फिर उसी तरह से ये एक छोटा सा पार्टिकल्स है, फिर ये एक छोटा सा पार्टिकल्स है, ये एक छोटा सा पार्टिकल्स है। जो भी आपको यहाँ पे ब्लैक डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये सभी क्या किए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे पकड़ के रखे हुए हैं, कोई रस्सी से पकड़ के रखे हैं क्या, या कोई तार से बांध के रखे हैं क्या, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक ना दिखाई देने वाला फोर्स के माध्यम से एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेड रेड टाइप का, वो एक्चुअली बता रहा है कि एक तरह का वो फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे एरो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला इसको पकड़ के रखा है, ये वाला इसको पकड़ के रखा है, ये वाला इसको पकड़ के रखा है, ये इसको पकड़ के रखा है। ठीक है, ये वाला पार्टिकल इसको पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या किए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के एक साथ रखा हुआ है। तो ये कैसे रखा हुआ है, तो इसके लिए इस चीज में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा करते हैं। उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जैसा कि डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि द फोर्सेस होल्डिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द फोर्सेस होल्डिंग मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से क्लीन आप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि वैसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखे, वैसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को क्या करे, एक साथ पकड़ के रखे, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, ये नया चीज मॉलिक्यूल्स क्या आ गया। तो देखिए मैं आपको
नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में बताऊंगा एटम मॉलिक्यूल्स क्या चीजें होती हैं, वो काफी अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप इसको एज अ पार्टिकल के तरीके से देखिए, क्योंकि मैंने आपको पार्टिकल्स के विषय में बता दिया है कि जैसे ये जो आपका प्लेट है, तो ये प्लेट क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से। इतने छोटे पार्टिकल्स होंगे कि जिसको आप खुद देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत 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 अरबों खरबों पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो ये जो होल्ड करके रखे हुए हैं वो एक फोर्स के मदद से करके रखे हुए हैं, ठीक है। एक फोर्सेस की मदद से एक दूसरे को होल्ड करके रखे हुए, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। तो इसी तरह के जो फोर्सेस होते हैं उसी को हम लोग कहा करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। तो आप थोड़ा सा इसको हम लोग सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के संदर्भ में देखेंगे कि क्या होता है। तो यहां पे देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें तो अगर आप सॉलिड के विषय में देखते हैं तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पे बुक्स भी हो सकता है या कोई रॉड हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे अभी प्लेट दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही क्लोज है, यानी कि बहुत ही नजदीक में है, ठीक है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या है, बहुत ही नजदीक में है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स में बहुत ही नजदीक में है, तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कि जो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरे केसेस में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे एज अ लिक्विड, तो लिक्विड में आप कोई भी इमेजिनेशन करके देखो, जैसे कि अगर कोई पानी है या कोई दूध को आप वहां पे इमेजिनेशन करके देख सकते हो, ऑयल को आप इमेजिनेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपका ऑयल है या मान लीजिए मिल्क है, आप कोई भी इमेजिनेशन अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपके जो भी मैटर होंगे, तो हमें मालूम है कि वो जो मैटर है वो पार्टिकुलेट नेचर का है, यानी कि पार्टिकल से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो मान लीजिए कि पानी, मान लीजिए वाटर है, तो वाटर के बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, आपके पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स है इसको बड़ा करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये पार्टिकल्स थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, किसके कंपैरिजन में, देखिए सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा नजदीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि थोड़ा दूरी पर है, ठीक है, थोड़ा सा दूरी पर है, थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा है, किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा डिस्टेंस पर है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ा सा क्या है, वीक है, किसके कंपैरिजन में, किसके मुकाबले में, सॉलिड का। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड में। उसके बाद किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा है, वो आप लिक्विड में देखोगे यहाँ पर। अब यहाँ पे गैसेस के पास अगर हम लोग आ जाते हैं, तो गैसेस में आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, ये वाला जो पार्टिकल्स है आपका, देखिए कि बहुत दूर पर है, रैंडमली यहाँ वहां मोशन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं पार्टिकल्स। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगा, वो थोड़ा कमजोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूरी पर है, इसलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, इंटरमीडिएट आप कह सकते हो कि जो लिक्विड में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा सा दूरी पर है, और यहाँ पर भी जो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो थोड़ा कम है, किसके मुकाबले में, सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीजें पे आपको फोकस करना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग, सबसे मजबूत कहां पर है, सॉलिड में। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसका स्ट्रांग है, लिक्विड का। उसके बाद किसका है, गैस का। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका है, लिक्विड का है, उसके बाद फिर आपका गैस का है, ठीक है। तो ये इसके ऑर्डर हो गए, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसका ज्यादा है, इसका थोड़ा कम है, फिर इसका बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा वीक होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हैं
वो थोड़ा सा दूरी दूरी पर है, ठीक है, जैसा कि लिक्विड और गैसेस के संदर्भ में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। तो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होगा वो सॉलिड होगा, जिसका थोड़ा सा इंटरमीडिएट होगा वो लिक्विड होगा, और जिसका बहुत ही वीक होगा वो क्या होगा, गैस होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारा मैटर का पहला स्टेट, यानी कि मैटर किस रूप में आपको मिलता है, तो मैटर आपको जनरली आपको दिखाई देते होंगे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड अवस्था में आपको ज्यादातर दिखाई देंगे मैटर, इस रूप में आपको ज्यादातर आपको जो मैटर है वो दिखाई देंगे। तो अब सॉलिड है या नहीं है ये कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी चीज जैसे बुक, तो आपका बुक सॉलिड है कि नहीं है, आपका लैपटॉप सॉलिड है कि नहीं है, आपका मोबाइल सॉलिड है कि नहीं है, उसी तरह से आपका टेबल, आपका चेयर, आपका पेन, आपका पेंसिल, ये सब सॉलिड है कि नहीं है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, नो डाउट सबसे पहले तो आप इसको पकड़ लीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। आप कह सकते हो कि ये सॉलिड है क्योंकि इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रांग है। और भी एक तरीका है निकालने का, और वो क्या तरीका है कि डेफिनिट शेप, डेफिनिट साइज, ठीक है। तो जो भी सॉलिड होते हैं उसका एक फिक्स्ड साइज होता है, फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है, और वो तब तक उसका साइज जो है वो चेंज नहीं होगा जब तक आप कोई उसमें एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप ले लेते हो डाइस, डाइस मतलब जो आप गोटे वगैरह खेलते हो ना लिडो वगैरह में, उस टाइप का अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका सॉलिड है। क्यों सॉलिड है भाई, आप कह सकते हो कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो बहुत स्ट्रांग होगा, नो डाउट, लेकिन इसका साइज भी क्या है, फिक्स्ड है। साइज इसका कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है, ठीक है, क्यूब, ठीक है। अगर ये आपको दिक्कत हो रहा है तो चलिए चीनी का पार्टिकल्स पकड़ लीजिए, ठीक है, चीनी का पार्टिकल्स भी इसी शेप में पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो इसका जो साइज है वो फिक्स्ड है, चीनी का जो साइज है वो फिक्स्ड है आपका, कि वो क्यूब के रूप में ही पाया जाएगा, और इसका शेप भी क्या है, फिक्स्ड है। और ये तब तक फिक्स्ड रहेगा जब तक हम इसको कोई ऊपरी तरीके से इसमें फोर्स ना लगाए, जैसे हम थोड़ा सा ना पीट दें, इसको गर्म ना कर दे, इसको खींचे नहीं, तब तक ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर आप और भी आपको मैं एग्जांपल इसमें दे सकता हूं, जैसे आप ले लीजिए कोई भी पोल, लोहा का जो पोल होता है ना वो, तो लोहा का पोल अगर मान लीजिए इस टाइप का है, तो इसका शेप कैसा है, सिलेंडर शेप है, यानी कि इसका जो आपका शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है, डेफिनिट है, और साइज भी इसका क्या है, डेफिनिट होगा। मान लीजिए कि अगर ये 2 मीटर का है तो 2 ही मीटर का रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक इसको आप गर्म ना करो, पीटो नहीं, कुचो नहीं, तब तक ये क्या रहेगा, इसका साइज बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा। तो जिसका साइज और जिसका शेप क्या रहे, फिक्स्ड रहे, वो आपका क्या है, सॉलिड है। लेकिन ये तभी तक मान्य हो सकता है जब तक आप उसमें कोई, या कह सकते हैं अपने आप ही, जब तक कि शेप या साइज चेंज ना कर ले, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको दे सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जिससे आप पानी वगैरह पीते होगे, यानी कि गिलास, या मान लीजिए जिसमें आप चाय वगैरह पीते होगे, यानी कि कप। तो ये जो आप कप देख रहे हो या जो गिलास देख रहे हो, ये क्या है, डेफिनेटली ये सॉलिड है, सॉलिड के रूप में आपको दिखाई देगा। कैसे, पहला चीज तो आप यहाँ पे कहोगे कि जो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी इसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, और इसके जो शेप है, इसका शेप कैसा होगा, डेफिनिट होगा, यदि फिक्स होगा तो इसका शेप भी फिक्स्ड होगा। भाई सिलेंडर है तो सिलेंडर जैसा होगा, फिर इसको आप सर्किल में या कोई और रूप में इसको अपने आप चेंज होते हुए नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जब तक आप ना चाहें। उसी प्रकार से इसका जो साइज है ये भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, सॉलिड होंगे। उसी तरह से आसपास में आप जो भी चीजें देख रहे होंगे, जैसे बुक्स, टेबल, ये सब तमाम चीजें क्या है, आपके सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं लिक्विड की, यानी कि जो हमारा मैटर होता है वो दूसरे रूप में भी आपको दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा, लिक्विड के रूप में आपको दिखाई देगा। एक तो आपको मैटर किस रूप में दिखाई देगा, सॉलिड के रूप में दिखाई देगा, और दूसरा किस रूप में दिखाई देगा, लिक्विड के रूप में। लिक्विड के रूप में आप बहुत तरह से आप जानते होंगे, जैसे आपके आसपास में पानी है, शरबत है, तेल है, दूध है, दही है, तो ये सब क्या हो गया, आपके लिक्विड के रूप में हो गए, इसको हम लोग कहा करते हैं। तो इसमें जो आपका साइज होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है,
लिक्विड का साइज फिक्स्ड नहीं होता है। हाँ, इसका फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका फिक्स्ड क्या होता है, वॉल्यूम। अभी क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आपको एक दूसरे टेबल के माध्यम से। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा जो मैटर होता है वो किस रूप में और दिखाई देता है, गैस के रूप में दिखाई देता है। आपके आसपास में एक और होता है जो गैस के रूप में आपको मैटर दिखाई देगा, ठीक है। और ये कैसे पकड़ोगे, इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो बहुत ही वीक हुआ करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। बाकी आपको मैं डिटेल अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देख लिए हम लोगों ने कि जो मैटर होता है वो जनरली 3 प्रकार के रूप में आपको दिखाई देंगे, हालांकि है 5, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैटर किन किन रूप में दिखाई देंगे, तो 3 रूप में दिखाई देंगे, यानी कि जो स्टेट्स होंगे मैटर के वो 3 होंगे। एक तो सॉलिड स्टेट होगा, और दूसरा लिक्विड स्टेट होगा, और तीसरा गैसेस स्टेट होगा, ठीक है। और इन तीनों में हमने क्या देखा कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा, सॉलिड में होगा, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसका होगा, इसका। उसके बाद सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसका होगा, गैस में। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। तो सबसे स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, गैस में होगा। और लिक्विड में हम कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट टाइप के जो है वो पाए जाएंगे। तो चलिए अब इसको डिटेलिंग करते हैं। तो डिटेलिंग करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके लिए बना रखा है, तो उसके माध्यम से समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं तो सॉलिड के विषय में बातचीत करते हैं। उससे भी पहले देखिए, हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यानी कि तीनों के बीच में फर्क जानेंगे कि कैसे हम समझेंगे कि ये सॉलिड है, कैसे समझेंगे कि लिक्विड है, कैसे समझेंगे कि गैस है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 ही है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे लेंगे दैट इज वॉल्यूम। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये वॉल्यूम क्या चीज है, तो वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसी को जान लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ करता है। तो देखिए, वॉल्यूम का मतलब मैं आपको यहां पर पहले क्लियर कर दूं। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो अपना जगह घेरेगा, जितना जगह घेरेगा उस जगह को हम कहेंगे वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक कप पकड़ लिया है, कप हो गया, ठीक है। अब इस कप में हम लोग देखेंगे कि कितना चाय अट सकता है या कितना दूध जो है अट सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज कितना जगह ले सकता है, कितना जगह को घेर सकता है, ठीक है। तो इसमें कितना जगह को घेरा जा सकता है, तो मान लीजिए अगर हम दूध डालना इसमें शुरू करते हैं, तो मान लीजिए कि हम इसमें दूध डालें, तो इसमें दूध रखने की कैपेसिटी मान लीजिए कि 1 लीटर की है, 1 लीटर की है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, 1 लीटर, ठीक है। यानी कि कितना अपने अंदर दूध को स्टोर करके रख सकता है, 1 लीटर दूध, ठीक है। यानी इतना 1 लीटर जगह को घेर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम। अच्छा, नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका क्या है कि एक ईंट है, ऐसा आप सपोज करके चलिए कि ये एक आपका ईंट है, और ये ईंट को आपने इस प्लेस पर रख दिया, तो इतना प्लेस को ये क्या कर लेगा, घेर लेगा, इतना जगह अपना ये मटिया लेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के जरिए जितना जगह को घेर लिया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहा करेंगे। क्या बोलेंगे, इसको वॉल्यूम कहा करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर और भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर आप अभी अपने कॉपी या बुक को जो है वो अपने टेबल पे या अपने बेड पे रखे होंगे आप, तो जितना जगह वो घेर लिया ना, वो आपका बुक या आपका कॉपी जितना जगह को घेर के रखा है, तो वो जो जगह होगा, जितना घेरा हुआ जगह होगा, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। यानी कि जो किताब वो कितना जगह घेर सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा जगह घेर रहा होगा तो कहेंगे कि वॉल्यूम इसका ज्यादा है, और अगर कम जगह घेर रहा होगा, कम जगह को ले रहा होगा, तो कम वॉल्यूम बोलेंगे।
जैसे आपको मैं थोड़े समय के लिए कुछ और एग्जांपल देता हूं। जैसे साइकिल है, ठीक है, तो साइकिल को आप जब रखोगे तो वो क्या करेगा, कम जगह लेगा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। लेकिन अगर आप कार लेके आते हो तो कार क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जगह अपने आसपास में घेरेगा ना, ज्यादा से ज्यादा जगह को वो लेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो वॉल्यूम का मेन मकसद क्या है, हालांकि मैं इसको मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि क्या होता है, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि वॉल्यूम का क्या मतलब है। तो वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज कितना जगह को घेर सकता है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वो जगह को घेरने की, जगह को लेने की, ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है ये हम कहना चाह रहे हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इस रूम में कितना वॉल्यूम है, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो उस रूम में कितनी वॉल्यूम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उस रूम में कितनी सारी चीजें को रखा जा सकता है, कितनी जगह खाली है वहां पे। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप चेयर है तो चेयर में बैठे होंगे, तो चेयर में कितना जगह घेर सकता है, कितना आदमी घेर सकता है, एक ही आदमी बैठ सकता है ना, तो वहां पे वॉल्यूम आपका एक आदमी का ही है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से बैठ सके। बस की सीट में जाते हो तो मान लीजिए 50 सीट है, तो उसकी वॉल्यूम आप कह सकते हो कि 50 फिलहाल है भी, ठीक है, हालांकि और भी इसका बहुत सारा मतलब होता है, लेकिन मैं जनरली आपको मोटा मोटी तौर पे समझा रहा हूं कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितना जगह को घेर सकता है और कितनी चीजें उसमें अटाई जा सकती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जैसे वाटर बोतल हो गया ना आपका, ये सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके लिए होगा, वाटर बोतल है। तो अब ये जो वाटर बोतल में आप जो पानी वगैरह रखते हो, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये वाटर बोतल आपका 2 लीटर का है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस वाटर बोतल में जो जगह खाली है वो कितने पानी भरने लायक है, यानी कि पानी अगर जाएगा तो कितना जगह को घेर सकता है, हार्डली 2 लीटर, ठीक है, यानी 2 लीटर को ही मतलब आप इसमें पानी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें उतना ही जगह खाली है कि 2 लीटर भर ही पानी भरा जा सके। अगर आप 2 लीटर से 2.5 लीटर डाल दोगे तो पानी क्या होगा, बाहर फेंक देगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर का है, ना कि 2.5 लीटर का है, ना तो 3 लीटर का है, ठीक है। तो जो चीज जितना जगह घेरे, जितनी कैपेसिटी हो उसकी, उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। तो अब चलिए यहां पर आपको मैंने मोटा मोटी तौर पे समझा दिया है कि वॉल्यूम का क्या मतलब है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन ये करना है कि सॉलिड जो होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वो जितना, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूं, जैसे ईंट है, आप किसी ईंट को कहीं पे रख दीजिए, तो जितना जगह वो घेरा होगा उतना ही जगह वो घेर के रखेगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद उसकी जगह कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। उसका जो सॉलिड जो भी होंगे उसके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, यानी कि उसकी जो जगह घेरने की कैपेसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे आपका बुक्स है, तो जितना बुक्स अभी आपका मान लीजिए जगह घेरा होगा आपके टेबल पे, आपके बेड पर, उतना ही जगह वो अगले साल भी घेरेगा। अगर आपके छोटे भाई बहन उस बुक को या उस कॉपी को पढ़ रहे होंगे तो उतना ही जगह वो भी कवर करेगा। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब रही बात किसकी, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है ये भी फिक्स्ड होती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा कि कैसा आप समझ सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है या नहीं है। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया कप, या मान लीजिए इस टाइप का आपने एक बोतल ही ले लिया है। अब इस बोतल में आप 3 लीटर तक दूध को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहां पर क्या डाला, मिल्क डाला, ठीक है, यानी दूध को डाला। तो अब इसमें दूध कितने लीटर गए, 3 लीटर गए। अब ये आदमी कोई अदर आदमी था, वो इसमें डाल के लाया 3 लीटर, लेकिन जब तक आपके घर में पहुंचा तो मान लीजिए जो बर्तन आपने निकाल रखा होगा वो कुछ इस टाइप का शेप का होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो है दूध इसमें डाल देगा। शेप क्या होगा, दूध का भी शेप इसमें कैसा होगा, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पे शेप इसलिए मैंने आपको बताया था कि लिक्विड का जो शेप होगा वो चेंज हो सकता है, वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। शेप जो होगा वो फिक्स्ड नहीं होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा ना वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड होगा,
कैसे फिक्स्ड होगा देखिए ध्यान से। अब इस वाले दूध को, अभी दूध का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा वाला बर्तन में आप रखोगे दूध को तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे इस दूध को आप कहाँ पे डालोगे, इस वाले बर्तन में डालोगे तो उस दूध का शेप ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, शेप तो इसका बदल गया ना, किसका, दूध का। लेकिन इसमें कितना दूध अटा होगा, तो डेफिनेटली जितना इसके अंदर होगा। अगर इसके अंदर 3 लीटर दूध है तो इसमें भी कितना आ गया, 3 ही लीटर आ गया। यानी कि ये भी क्या करेगा, 3 ही लीटर, ये वाला जो दूध है अगर ये इस बोतल में 3 लीटर तक अपने वॉल्यूम को कवर कर लिया है तो यहाँ पर भी 3 लीटर का डिमांड करेगा। चाहे फिर उसको आप प्लास्टिक वाला में भी अगर आप पैक करते हो तो उसका शेप भले ऐसा आ जाए, लेकिन फिर इसमें आप कितना डाल सकते हो, 3 लीटर। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जितना इस वाले बर्तन में आपका जगह घेर रहा था उतना ही वही दूध इस वाले बर्तन में भी अपना जगह घेरेगा और उतना ही इस वाले बर्तन में भी घेरेगा। तो यहाँ पर क्या बदल रहा है, सिर्फ दूध का जो आपको दिखाई दे रहा है रूप वो बदल रहा है, मतलब कि इसका शेप बदलता जा रहा है। लेकिन क्या नहीं बदल रहा है, तो इसमें आपका क्या नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम, यानी जगह जो घेरने की कैपेसिटी है वो नहीं बदल रहा है। 3 लीटर इसमें भी हटेगा, 3 लीटर इसमें भी हटेगा, 3 लीटर इसमें भी हटेगा। उसी तरह से जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप अपने जैसे घर में मान लीजिए कि आपको पानी पीना है, तो आपने एक गिलास में पानी लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग चलिए एक गिलास बना लेते हैं। तो ये आपका गिलास हो गया। अब आपने यहां पर पानी डाल दिया, ठीक है, यानी कि वाटर डाला, ठीक है। अब ये वाटर आपने क्या डाला, 1 लीटर वाटर डाला हुआ है, तो अभी पानी का शेप तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, गिलास से पानी धीरे धीरे या इसमें मान लीजिए 1 लीटर आपने पानी भर लिया। अब उसी पानी को आपने क्या कर दिया, इसको इस टाइप के मग में क्या कर दिया, आपने इसको भर दिया। एक मग था, उस मग में आपने क्या किया, भर दिया। तो यहां पर आप पानी का जो शेप आपको दिखाई देगा वो इस तरह का दिखाई देगा जैसा आपका मग होगा, और इसमें आपने पानी डाल दिया। तो अब इसके अंदर कितना पानी आपने डाला है, जितना पानी इस गिलास में था उतना ही पानी इसमें आ गया, यानी कि 1 लीटर इसमें भी आ गया, मतलब कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या होगा कि अब आपको स्कूल जाना है या बाहर जाना है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर अब बोतल में इसको पैक करके लेके जाओगे, ठीक है। तो अब इस पानी को आपने किस में डाल दिया, इस वाले बोतल में डाल दिया। तो यहाँ पे पानी का जो रूप होगा वो बदल जाएगा, मतलब उसका शेप बदल जाएगा। लेकिन इसमें भी कितना पानी हटेगा, 1 लीटर पानी हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है। अगर आप गिलास में रखोगे पानी का तो गिलास का रूप ले लेगा, कटोरे में पानी को रखोगे तो कटोरे का रूप ले लेगा, तसले में पानी को रखोगे तो तसले का रूप ले लेगा, मग में पानी को रखोगे तो मग का रूप ले लेगा, ठीक है। तो उसके जो शेप है वो बदल रहे हैं, लेकिन जो पानी उसकी जो कैपेसिटी है अपना जगह घेरने की वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यही बात कहा जा रहा है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड में क्या होगा कि वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड में भी जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, वो नहीं बदलेगा, बार बार वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। अब रहा बात गैस की, तो गैस के विषय में अगर बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि इसमें वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगा, गैस में वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है तो बताइए वो क्या चीज है, तो डेफिनेटली वो क्या है, आपका गैस है। गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता है, बाकी सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। तो ये चीज आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो वॉल्यूम का मैंने आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है किसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और किसका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होगा। अब आती है बात किसकी, अब आती है बात डेंसिटी की। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो डेंसिटी का मतलब पहले आपको मैं यहाँ पे समझा देना चाहता हूं। तो देखिए डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा डरावना लगता होगा, लेकिन देखो ये इसका क्या मतलब है, मैं उसको जनरल मीनिंग में लेके जाऊंगा आपको। मास बाय वॉल्यूम को इसको मैथमेटिकली हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि सीधा भाषा में आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना हल्का है या कितना भारी है उसको हम डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि लोहा है
तो लोहा का थोड़ा सा वजन ज़्यादा होगा और उसको हम कहेंगे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसकी अगर हम लिक्विड की थोड़ी सी बात कर ले या मान लीजिए कि गैस की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो मीनिंग है डेंसिटी का वो मैथमेटिकली मास बाई वॉल्यूम है, लेकिन नॉर्मल भाषा में आप इसको देख सकते हैं कि डेंसिटी कहने का मतलब कि कोई चीज़ कितना हेवी है, कितना भारी है, उसी को हम लोग डेंसिटी कहा करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं सॉलिड के केस में। सॉलिड का जो डेंसिटी हुआ करता है वह बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता है। सॉलिड की डेंसिटी क्या हुआ करती है? बहुत 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 ज़्यादा हाई हुआ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को समझना है। और जो लिक्विड है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा सा कम हुआ करता है, और गैस का तो बहुत ही कम हुआ करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पास होगी? सॉलिड के पास होगी। सबसे कम डेंसिटी किसके पास होगी? गैस के पास होगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक और बात बताया था शेप को लेकर, शेप किसका फिक्स्ड रहेगा और किसका नहीं रहेगा। तो सॉलिड में मैंने आपको बताया कि इसका जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा। आप उसको मतलब अपने मर्जी से उसका शेप नहीं चेंज होगा। अगर ऐसा होता तो आपका मोबाइल जो है अभी आपको हो सकता है कि रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन अपने आप गोल कटोरे जैसा नहीं हो जाएगा। यानी कि जो आपका मोबाइल है वो क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो वो क्या है? वो फिक्स्ड है। उसका जो साइज है, जो उसका शेप है वो फिक्स्ड है। अपने मर्जी से उसका साइज या शेप नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो आपका शेप होगा वो चेंज होता रहेगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप 1 लीटर दूध लो, उस 1 लीटर दूध को आप गिलास में डालो तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? गिलास के जैसा। फिर वही 1 लीटर दूध को आप कटोरी में डाल दो तो उस दूध का शेप कैसा होगा? कटोरे जैसा हो जाएगा। अब उसी 1 लीटर दूध को आप किसी मग में डाल दो तो मग जैसा उसका शेप हो जाएगा। तो लिक्विड में जो शेप होगा वो फिक्स्ड नहीं हुआ करेगा। ठीक है, तो जो भी बर्तन का शेप होगा वैसा ये रूप ले लिया करेगा। गैस में अगर हम लोग बात करते हैं तो गैस का कोई भी मतलब फिक्स्ड शेप नहीं है। नहीं तो ऑक्सीजन का अलग होता शेप, ऐसा थोड़ी है। आपको कहीं दिखाई दिया है क्या कार्बन डाइऑक्साइड अलग शेप में नजर आता हो, नाइट्रोजन आपको अलग रूप से नजर आता हो? तो जो गैसेस होते हैं उसका कोई शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं हुआ करता है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीज देखा शेप के मामले में? शेप किसका सिर्फ आपका डेफिनेट होगा? तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का ही एक ऐसा है जिसका शेप आपको क्या दिखाई देगा? फिक्स्ड दिखाई देगा। बाकी लिक्विड में शेप आपका फिक्स्ड नहीं रहेगा। गैस में भी आपका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं रहा करेगा। अब हम बात करते हैं किसकी? फ्लूइडिटी की बात करते हैं। तो फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी मैंने आपको बताया जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। तो फ्लूइडिटी में तो डेफिनेटली दो ही चीज आते हैं, एक तो सॉलिड एक तो लिक्विड आता है और एक गैस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लूइडिटी किसके पास नहीं होती? सॉलिड के पास नहीं होती है। तो इसलिए लिखा गया कि डजंट फ्लो, यानी आप उसको पानी के साथ थोड़ी बहेगा। जैसे अगर आपका मान लीजिए कॉपी है तो कॉपी को जमीन पर रख दोगे, क्या ये बह जाएगा? नहीं बहेगा ना। घर क्या बह जाएगा? नहीं बहेगा। टेबल बह जाएगा? नहीं बहेगा। चेयर बह जाएगा? नहीं। यानी कि इसके पास फ्लूइडिटी नहीं है। ठीक है, तो सॉलिड जो भी होते हैं वो रिजिड होते हैं, ना कि वो फ्लूइडिटी शो करते हैं। तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, और ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। जैसे अगर आप दूध को बहा दो जमीन पे तो आराम से फैलते हुए चला जाएगा, बह के चला जाएगा। तेल भी बह के चला जाएगा, आपका पानी भी बह के चला जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लिक्विड होते हैं वो उसमें क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है, तो वो स्मूथली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, गैस भी क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बहते रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं फ्लो करता तो आपको मान लीजिए कि मिलता और दूसरे को नहीं मिलता, तीसरे को नहीं मिलता। तो ऑक्सीजन सब जगह फैल रहा है, गैस सब जगह फैल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि गैस में क्या है? फ्लूइडिटी है। ठीक है, गैस फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसको आप दबा सकते हो। ठीक है, किसको निचोड़ सकते हो, किसको दबा सकते हो, जिसको आप दबा के उसका साइज से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लगभग ना के बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं कि एक आप क्या कर लो, ईंट पकड़ लो। अब ईंट को अगर आप पकड़ते हो और उसको दबाने का प्रयास करोगे तो क्या वो दबेगा? नहीं ना दबेगा। इसका मतलब कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो क्या है?
बहुत ही नेग्लिजिबल है। उसी प्रकार से जो अभी आपके पास टेबल होगा, तो टेबल को दबाओगे तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। तो इसका मतलब उसका जो कंप्रेसिबिलिटी वो क्या है? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल शब्द का मतलब मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद। आप जैसे मान लीजिए कि क्या है आपका रबड़, ठीक है, जो माथे वगैरह में बांधते हैं, तो रबड़ को अगर आप दांत से पकड़ के खींचोगे तो यहाँ तो आपको दिखाई देगा कि आप उसको क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है, शेप भी उसका चेंज कर पा रहे हो। तो ये कब हो रहा है? जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तब होता है ये। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। उसी तरह से और भी अगर आप देखोगे, जो आपके गिलास है, जो बॉटल है, तो वहां पर उसको आप दबा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके जो होते हैं वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी हुआ करता है। और जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत ही स्मॉल हुआ करता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको एक तर्क भी दूंगा इसके संदर्भ में, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। और दूसरी चीज है गैस। गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बहुत 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 ज्यादा हुआ करता है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए इस तर्क को हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखेंगे। ये आप सिरिंज ले लीजिए। जी हाँ, वही सिरिंज जो डॉक्टर आके आपको इंजेक्शन लगाते हैं, वही सिरिंज है, ठीक है। ये वाला जिसको आप ऊपर नीचे करते हो ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टन कहते हैं। जिसको आप ऐसे ऊपर नीचे खिसकाते हो, दैट इज द पिस्टन। अब इसको 3 तरीके से हमें लेना है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है। अब आप ये पिस्टन में क्या कर लीजिए कि यहाँ पे इसको पहले आप ऐसा कर ले, पिस्टन को पीछे खींच लीजिए पूरा। खींचने के बाद आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पर एक कॉर्क लगा दीजिए। ये जो मुंह खुला हुआ है इसको बंद कर दीजिए। और अब आप क्या कीजिए? इस पिस्टन को धकेलना शुरू कीजिए। अभी तो पिस्टन में आपने कुछ नहीं डाला है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है? गैस है। तो ये कुछ दूर तक आया, उसके बाद यहां से यहां तक जो है, अब वहां पे जाने के बाद ये पिस्टन रुक जाएगा। यानी पिस्टन को आप यहां से ज्यादा फिर आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हो भाई? क्योंकि ये जो पिस्टन है, यहाँ पे रुक जाता है आके। तो पिस्टन रुक जा रहा है क्योंकि यहां से यहाँ जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको यहाँ पे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? गैस भर गया है, ठीक है। क्या है? गैस भर गया। इसीलिए गैस पूरे में भरा होगा, लेकिन इसको आपने कंप्रेस करते 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 यहां तक ले आया है। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अब आपको इजाजत नहीं देगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इसीलिए आप यहाँ से आगे इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। लेकिन जब शुरू में कंप्रेस किए थे तो धीरे धीरे ज्यादा आपको कंप्रेस करते हुए यहाँ तक पहुंचा दिए, ठीक है। तो हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं इसी वजह से जो आपके घर में एलपीजी गैस आता है, एलपीजी गैस जिसको आप चूल्हा वगैरह जलाते हो, जिसको लिक्विफाइड गैस हम लोग कहते हैं, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको हम लोग बोला करते हैं एलपीजी को। तो वो जो है आपके घर में जो चूल्हा जलाने के काम में आता है, उसको कंप्रेस करके आपके सिलेंडर गैस में डाला जाता है। क्योंकि जो गैसेस होते हैं उसको हाईली हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस, यानी दबा सकते हैं। तो वो आपका क्या हो गया? हाईली कंप्रेसिबल हुआ करता है। कौन? गैस। उसी तरह से सीएनजी गैस, जो कि क्लीन फ्यूल होता है, जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर आती है, ठीक है। तो वो सीएनजी गैस है जिसको हम लोग कहते हैं कि वो एक नेचुरल गैस है आपका, जिसको नेचुरल गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो होता है ये आपके गाड़ी वगैरह में डाला जाता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में, रिक्शा वगैरह जो होता है उसमें डाला जाता है। तो ये भी क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल हुआ करता है। उसी तरह से देखे होंगे कि जो अभी कोरोना वगैरह आया, तो सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, तो उसमें भी एक सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैसेस ऑक्सीजन का जो है भरे गए थे, ठीक है। तो उसमें क्यों होता है? क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन हम कैसे डाल पाते हैं? क्योंकि जो आपके गैसेस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप उसको दबा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो। तो गैसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हुआ करते हैं, मतलब आप ज्यादा उसको दबा सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा थोड़ी देर के बाद। अब जैसे यहाँ पे देखिए लिक्विड में क्या होता है कि आप थोड़ा सा कम दबा पाते हो। जैसे अगर मान लीजिए दूध का पैकेट आपके घर में आता है, ठीक है, तो दूध का पैकेट भरा हुआ है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा दबाओगे तो उतना ज्यादा नहीं दबा पाओगे, ठीक है। तो वो आपका लिक्विड में थोड़ा सा जो कंप्रेस करने की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी कम हुआ करती है। और जैसे मैंने आपको सॉलिड में एग्जाम्पल दिया, जैसे ईंट पकड़ लो, पेन पकड़ लो, तो क्या उसको दबा पाओगे? आप नहीं दबा पाओगे, ठीक है। अब जैसे एक और मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल देता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बैलून पकड़ लो। बैलून में सबसे पहले हवा भरो आप, ठीक है। आप हवा भरोगे तो उसको आप देखना कि उसको आप ज्यादा दबा पाओगे।
लेकिन उसी बैलून में अगर आप पानी भर देते हो यानी कि लिक्विड भर देते हो तो उसको आप कम थोड़ा दबा पाओगे, ज्यादा दबाओगे फट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि जो गैस होता है वो कंप्रेसिबल ज्यादा हुआ करता है, लिक्विड में थोड़ा कम हुआ करता है और सॉलिड में ना के बराबर हुआ करता है। ठीक है, सो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या है, आप कैसे समझोगे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो मैंने एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से समझाया, और दूसरा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम क्या क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड हुआ करता है और लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड हुआ करता है, सिर्फ गैस का नहीं हुआ करता है। डेंसिटी जिसकी सबसे हाई होगी वो क्या होगा, सॉलिड होगा। डेंसिटी जिसकी बहुत कम होगी वो क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, जिसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो सॉलिड होगा। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि जो फ्लो नहीं कर पा रहा है, जिसके पास फ्लूइडिटी नहीं, वो क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, और बाकी तो आप देख रहे हैं कि लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं। जो हाईली कंप्रेसिबल होगा, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा दबा पाओगे, वो क्या होगा, आपका गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये सब कंपैरिजन जो है, ये जो डिफरेंसेस हैं, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि बताइए कि क्या क्या तीनों के बीच में, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस है, ये आपको समझाना है। तो आई थिंक कि आप इस चार्ट का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने ये भी बताया, तो मेनली आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मैटर है वो 3 स्टेट्स में जनरली आपको दिखाई देगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर ये सब चीजें हो जाती हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपने कितना बढ़िया से सीखा है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला प्रश्न आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि which of the 3 states of matter has no definite volume, यानी कि 3 मैटर के 3 स्टेट्स हैं, तो कौन सा ऐसा मैटर है जिसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, और आपको इसका रीजन भी समझाना है। ऑप्शन आपके पास है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो डेफिनेटली आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन फिक्स्ड किसका नहीं होता है, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई रीजन क्या है, तो रीजन मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका एक डिटेलिंग भी करके दूंगा कैसे हो रहा है। अगला प्रश्न आप देखिए यहाँ पे क्या है, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, यानी जो भी सॉलिड्स होते हैं उसका एक फिक्स्ड शेप क्यों होता है। तो क्यों होता है भाई, आप इसका जवाब थोड़ा सा देने का प्रयास कीजिए। नेम अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट्स नेचुरली इन ऑल द 3 स्टेट्स, एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताइए, एक ऐसे मैटर का नाम बताइए जो नेचुरली तरीके से तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, मतलब कि सॉलिड में भी पाया जाएगा, लिक्विड में भी पाया जाएगा और गैस के फॉर्म में भी पाया जाएगा। क्या दिमाग में घंटी बज रही है कुछ? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके फर्स्ट वाले में, जैसे कि मैंने कहा कि जो गैस होते हैं उस गैस में क्या होता है कि आपका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं हुआ करता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक हुआ करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही वीक हुआ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो बहुत क्लोज हैं, आपको बहुत नजदीक नजदीक में दिखाई दे रहे होंगे, एक दूसरे को पकड़ कर रखे हैं, इसके बीच का गैपिंग नहीं है। लेकिन लिक्विड के पास अगर आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पर हैं, तो इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो क्या है, थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ गैस के संदर्भ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर में हैं और इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है बहुत 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 ही वीक हुआ करता है। क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ही वीक है, इसी कारण से इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं हो पाता है, इसका वॉल्यूम डेफिनिट नहीं हो पाता है। तो ये आपका एक सटीक जो है वो रीजन यहाँ पे निकल के सामने आता है। अब यही कारण होता है क्योंकि इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, किसके, गैस के, तो गैस के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं, इसीलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कांस्टेंट क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और इसको आप जिस चीज में रख दोगे उसी का शेप ये धारण कर लेगा।
चलिए, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जो सॉलिड्स है उसका डेफिनेट शेप क्यों होता है, मतलब उसका फिक्स्ड शेप क्यों होता है। तो जस्ट रीजन बिल्कुल वही यहाँ पे निकल के सामने आएगा आपके सामने कि जो भी सॉलिड्स होते हैं उनके जो शेप होते हैं वो डेफिनेट होते हैं। और इसका रीजन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुआ करेंगे, स्ट्रॉन्ग हुआ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सॉलिड में, और यही कारण है कि इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, बार बार चेंज नहीं हुआ करता है। थर्ड प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो थर्ड प्रश्न में आप देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो भाई वो क्या है, आपका वाटर है। वाटर सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी और गैस में। कैसे, तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर अगर सीधा आप लेते हैं वाटर, ठीक है, फिर उसको ठंडा करते हो तो क्या बन जाएगा, आइस। फिर मान लीजिए वही वाटर को आप कटोरी में रख के उसको आग में उबाल देते हो तो क्या बन जाएगा, ये गैस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर के फॉर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड। ठीक है, आइस जैसे ही बनता है तो क्या हो जाता है, सॉलिड। और यहाँ पे जैसे ये गैस के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, यानी भाप बन जाएगा तो हो जाएगा गैस। तो वाटर एक ऐसा है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में नेचुरली जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इस लेक्चर को समझ पाए होंगे।